एसिड अटैक का नाम लें तो दिमाग में ख्याल आता है उन लड़कियों का जिनका चेहरा, जिनकी आँखें, जिनका स्किन पूरी जल गई है। लेकिन सिर्फ वो एसिड अटैक विक्टिम्स नहीं हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनके फैमिली में, जिनके पति ने, जिनके पिता ने, जिनके किस तरह से अटैक उनके ऊपर ऐसा हुआ है कि उनको एसिड ज़बरदस्ती पिला दी गई है। और उन लड़कियों के बारे में अब एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में आई है ये कहते हुए कि इन लड़कियों को भी न्याय की ज़रूरत है, इन लड़कियों को भी कंपनसेशन की ज़रूरत है, इन लड़कियों के लिए भी एसिड अटैक विक्टिम्स की कैटेगरी में जॉब्स और ट्रीटमेंट दोनों ही होनी चाहिए। उस पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, ये भी कहा है कि ये बहुत बहुत संगीन मामला है और सरकार को कुछ करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे कुछ विक्टिम्स से। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं रोमन, आप 27 साल की हैं। आपको 2016 में आपके पति ने 2019 में आपके पति ने आपको एसिड पिला दी थी। थोड़ा अगर आप बताएं क्या हुआ था आपके साथ और अब आपकी क्या हाल है? मेरे साथ 2019 में मुझे एसिड पिलाया था। मेरे ससुराल वालों ने, मेरे हस्बैंड ने ज़बरदस्ती मार पीट के। उसके बाद मुझे उन लोगों ने एडमिट कर दिया, एक मतलब बेकार हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, और उसमें ये बोला कि इसने एसिड पी लिया लड़ाई में। तो उसके बाद मुझे कोई ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिला था, क्योंकि बहुत मतलब बेकार हॉस्पिटल था। जीटीबी हॉस्पिटल में मुझे डाल दिया, मतलब ऐसे ही छोड़ दिया था। तो उसके बाद मेरी मतलब कंडीशन ये हो गई थी, लास्ट में आके डॉक्टर ने बोल दिया 2 साल बाद कि ये अब नहीं बचेगी, इसको लेके जाओ। उसके बाद मतलब 4-5 मेरे पापा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, तो मेरे पापा इधर उधर दिखाते रहे। तो 4-5 हॉस्पिटल में भी उसमें मना कर दिया था कि इसको घर लेके जाओ, ये नहीं बच पाएगी। फिर उसके बाद मुझे अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, ब्रेव सोल्स फाउंडेशन की वजह से, शाहीन मैम की वजह से। उन्होंने मुझे मेरे भाई को पता चला महिला आयोग में, उसमें मेरे भाई ने केस डाला। उसके बाद मुझे शाहीन मैम ने अपोलो हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद मुझे थोड़ा जीने की लगा था कि हाँ मैं अब बच पाऊँगी। उसके बाद मुझे मतलब आज मेरी ये हालत है कि मैं 3 साल में लिक्विड पे रही थी। आज मेरी ये कंडीशन है कि मैं ना तो कुछ खाती ना चल पाती। एसिड मतलब इतना अंदर की चीज़ पूरी डैमेज हो चुकी है। फूड पाइप भी मेरा पूरा डैमेज हो चुका है। फूड पाइप भी मतलब मेरे हर 3 महीने पे डायलेट किया जाता है, ये बार बार चिपक जाता है, तो मैं खाना पीना सब बंद हो जाता है। उसके बाद मतलब अभी भी ट्रीटमेंट मेरा होता है। अभी भी 3 महीने पे, हर 3 महीने पे मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ। 8 से 10 दिन में एडमिट होती हूँ। इसको डायलेट करते हैं डॉक्टर बेहोश करके। अभी भी मतलब वो मेरी मतलब मुझे कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट से 3 लाख मिला है। 3 लाख में क्या होता है, क्या हमारी ज़िंदगी 3 लाख में क्या है? कुछ नहीं होता है। तो मैं यही कहना, आपकी ट्रीटमेंट हुई है, क्या सरकार से कुछ उसमें मदद मिली कि ये फाउंडेशन की तरफ से कुछ मिला? सरकार से मुझे 3 लाख रुपए मिले कॉम्पेंसेशन अभी तक। जो आपका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चली उसके पैसे किसने दिए? हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट शुरू में था, मतलब अभी इतना पता नहीं था शाहीन मैम के बारे में, तो मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई ने सब मतलब जो प्रॉपर्टी थी थोड़ी बेची बाची, और उसके ऐसे ही इलाज मेरा ट्रीटमेंट कराते रहे। फिर उसके बाद मुझे जब शाहीन मैम से मतलब महिला आयोग से मुझे पता, भाई ने मेरे ने महिला आयोग में केस डाला, उनके थ्रू मुझे पता चला एक शाहीन की मैम के बारे में। फिर उन्होंने मेरा अपोलो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया। आज मैं ब्रेव सोल्स फाउंडेशन में जुड़ी हूँ, उससे मुझे हेल्प होती है ट्रीटमेंट की। अभी अगर आप ये बताएं, अभी तक ये जो एसिड की वजह से जो कुछ हुआ आपके, तो अब आप खा पी पा रही हैं, आप चल पा रही हैं, क्या हालत है आपकी? अभी मेरी ये हालत है कि अभी भी मैं सॉफ्ट डाइट पे, लिक्विड डाइट पे हूँ। ना तो मैं चल पाती हूँ, और ज़्यादा मतलब ट्रैवल भी नहीं कर पाती, मतलब ज़्यादा भारी वज़न भी नहीं उठा पाती। अभी तक मतलब मेरी बोलते हैं डॉक्टर के मतलब आंत वाँत सब बेकार हो चुकी हैं। तो इलाज तो मतलब ट्रीटमेंट तो लाइफ टाइम तक आपका चलेगा, क्योंकि अभी भी वो है कि अभी भी अपने पैरों पे सही से नहीं खड़ी हो पाती हूँ,
क्योंकि अभी भी सॉफ्ट डाइट है, अभी भी खाना जैसे मतलब थोड़ा भी खा लेती हूँ, ज़्यादा थोड़ा भी खा लेती हूँ तो भी दिक्कत होती है। एक अभी भी ऐसे आग सी जलती है, तब भी थोड़ा तो ग्रेवी वाला या मसाले वाला कुछ भी खा लेती हूँ तो ऐसे लगता है कि एसिड अटैक आज ही हुआ है। मतलब पेट में इतनी जलन होती है अभी भी। थैंक यू रोमन, हमसे बात करने के लिए। आप बैठ जाइए बेंच। रश्मि आप भी आ जाओ। हमारे साथ अब जुड़ रही हैं रश्मि, जो कि अब 27 साल की हैं। आप सोनीपत से हैं और आपकी शादी यहाँ दिल्ली में। नहीं, मेरी शादी खरखोदा में हुई थी। मेरी शादी 3 मार्च 2016 में खरखोदा में हुई थी। तो जैसे कि मेरे घर में मेरे पापा, मेरे दादा दादी सबकी गवर्नमेंट जॉब थी। जैसे कि गांव का माहौल था, तो मेरी बड़ी बहन के साथ मेरी शादी कर दी गई थी। तो मेरी उम्र भी उस टाइम पे कम थी। मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज में पढ़ती थी, फर्स्ट ईयर मेरा चल रहा था। तो उसी बीच जैसे कि मेरे ससुराल में गई, तो ससुराल में थोड़े से दिन मैं ठीक रही। धीरे धीरे जैसे कि उनकी मांग बढ़ती रही दहेज को लेके। कभी कुछ मांग रहे, कभी गाड़ी, कभी कुछ। और मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते थे, क्योंकि जो कि उसकी फैमिली उसको भड़काती, और रात को आके जैसे वो ड्यूटी से घर आते तो धीरे धीरे उसकी मारपीट बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ गई थी। तो मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, तो शादी के बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। तो मैंने 2 साल तक अपनी पढ़ाई अपने घर से ही कंप्लीट की। तो शादी के जैसे फिर पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैं अपने ससुराल में प्रॉपर तरीके से रही। तो मेरे बड़े वाले जेठ थे जो कि ड्रिंक वगैरह करते थे, तो साथ में सब जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो सबका जैसे कि यही था कि कभी कुछ है। जो मेरी ज्वेलरी थी मेरी सारी मेरे पापा के घर से जो मेरे को मिली थी, वो भी मेरी बड़े वाली जेठानी ने मेरी रख ली, ये बोल के कि तू कॉलेज में जाती कभी चोरी वोरी हो जाए। इस वजह से मेरा पूरा गोल्ड जितनी थी सब उन्होंने रख लिए। जब जैसे कि हम वहाँ से अलग हुए, तो मतलब मेरे जेठ ने मेरे साथ कुछ बदतमीजी करी थी, तो मैं अपने मायके चली गई थी। तो मैंने अपनी मम्मी को घर जाके बताया कि मैं अब वहाँ पे नहीं जाऊँगी, वो लोग मेरे साथ मारते पीटते हैं। तो फिर मैं घर से जैसे मेरे हस्बैंड मेरे को बाद में लेने आया, उसने अपनी गलती वलती मानी। तो इसके बाद बोला कि मैं तुमको गांव वालों के सामने कुछ बात हुई? गांव में पंचायत होती थी, 2-3 दफ़े हुई, वो लेके फिर भी मेरे को चले जाते थे ये गलती मान के। तो घर में ये भी बोलते थे कि चल इंसान सुधर जाएगा, एक मौका और दे दे, एक मौका और दे। इसी वजह से कि 2 साल हमारी शादी के निकल गए। शादी के तीसरे साल बाद हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद मेरे को बेबी कंसीव हुआ था, तो उसी बीच भी वो भी वही धीरे धीरे मारपीट होती थी। तो जिस घर में हम रहते थे वो रेंट पे था, तो वो घर सेल हो रहा था। तो उसने मेरे को बोला कि अपने बाप को बोल कि ये घर मेरे को दिलाए। तो मैं बोली ठीक है चलो ले लेंगे। तो मैंने मेरे पापा से बात भी की, तो मेरे पापा ने बोला कि चल ठीक है मैं दिला दूंगा। तो ऐसे ही मेरा बेटा हुआ 3 मार्च 2019 को। तो उसमें हमारे इधर एक रस्म होती है पीलिए की, उसमें उसने बोला था कि ये घर मतलब घर दिलाने के लिए। तो उसके 20 दिन बाद ना मैंने उसके फ़ोन में रिकॉर्डिंग सुनी थी, जिसकी वजह से मेरा उसका बहुत झगड़ा हुआ और उसने मेरे को बेल्टों से मारा था। तो धीरे धीरे जब आपका बच्चा 3 महीने का था, तब आपके पति किसी और औरत के साथ बात? 20 दिन मेरा बेटा 20 दिन का था जब मैंने उसके फ़ोन में रिकॉर्डिंग सुनी थी। तो उसने मेरे को बेल्टों से मारा था इस बात पे कि तुमने उससे क्यों बात की, क्यों करी। उस दूसरी औरत की वजह से उसने मेरे साथ मारपीट की। उसने उसको गलत नहीं, उसने मेरे को ही गलत बोला कि तूने उससे क्यों बात की। मैंने उससे बात की थी कि तुम मेरे घर में क्यों बात करती हो, ये है ऐसे, इस वजह से। तो फिर जैसे पीलिया जो मेरे घर से आने वाला था, तो उसमें मैंने मेरे पापा से मना कर दिया था कि पापा मेरे को भी घर नहीं चाहिए, मैं बाद में घर लूँगी। तो उसी बीच 3 महीने तक मेरे उसके बीच मारपीट होती रही कि तूने अपने पापा से घर के लिए क्यों मना किया, घर ले लेते हम, ये था वो था, ऐसे करते करते। तो जैसे कि मेरा बेटा 3 महीने का हुआ ना, तो रक्षाबंधन थी 14 अगस्त 2019 को। तो 15 अगस्त की रक्षाबंधन थी। तो उस दिन भी वो मेरे को ऐसे ही मार रहा था रात को। तो मैंने उसको बोला कि आज तेरा लास्ट है, मैं कल अपने घर जाऊंगी तो मैं अपने पापा को सब कुछ बता दूंगी, अब मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी यहाँ पे। तो उसने बोला सुबह का 6 बजे का टाइम था कि तू जाएगी तभी तो तू वापसी आएगी। इसी वजह से जैसे मैं सुबह 6 बजे का टाइम था, तो मैं लेटी हुई थी, तो उसने वॉशरूम में रखी बोतल एसिड की, उसने आके मेरे ऊपर बैठ के मेरे को एसिड पिला दिया। आपके ऊपर चढ़ के उसने पिलाया? हाँ, मैं लेटी थी तो मेरे उस पे सीने पे बैठ के उसने
एकदम से मेरे को एसिड पिला दिया और ऊपर से पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद उसने मेरा गला भी दबाया। जैसे मेरे शरीर के अंदर एसिड फैला तो मेरे शरीर में इतनी बेचैनी हो गई, इतनी जलन हो गई, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो जैसे कि मैं अपने घर से बाहर गई तो मेरे एक पड़ोस में मेरी एक घर में अच्छी बोलचाल थी, तो वो भैया और उसकी मम्मी मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। तो मेरा बेटा वहीं पे था, उन्हीं के पास था। तो मेरा हस्बैंड मेरे बेटे को लेके गाँव चला गया अपने घर में। तो इसके बाद जैसे कि मेरे घर वाले उन्होंने जो पड़ोसी भैया थे उन्होंने मेरे घर वालों को बुलाया। तो मेरे जीजा, मेरे भाई, मेरे पापा सब लोग आए, सब ने मेरा देख रेख की। तो मेरा हॉस्पिटल उस दिन सावित्री हॉस्पिटल में एडमिट थी मैं। तो वहाँ से भी मेरे को डिस्चार्ज कर दिया गया है कि नहीं, मतलब बहुत कंडीशन ख़राब है, आप किसी और बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। तो फिर मेरे पापा ने सरोज हॉस्पिटल में मेरा इलाज करवाया। आपने ये भी बताया कि आपको जिस सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए वहाँ पे आपके पति के भाई वगैरह किसी का कनेक्शन था, इसलिए आपको वहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिली। वो मेरा मतलब पहला दिन था एसिड का, जिस दिन उसने मेरे को पिलाया था। उसके बाद में इसमें अंबेडकर हॉस्पिटल में 3 दिन एडमिट रही। 3 दिन एडमिट रहने के बाद उन्होंने मेरे को इंडोस्कोपी के लिए रेफ़र कर दिया गया था, क्योंकि उस हॉस्पिटल में वो नहीं थी। तो वहाँ से रेफ़र होने के बाद जैसे मैं आरएमएल हॉस्पिटल में आई ना, वहाँ पे मेरा जेठ, मेरी जेठानी और मेरे हस्बैंड तीनों मैंने देखे कि उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत करके मेरे को वहाँ पे एडमिट नहीं होने दिया। उसके बाद मेरे पापा मेरे को जीबी पंत हॉस्पिटल लेके गए उसी दिन। तो जीबी पंत वालों ने भी यही बोला कि यहाँ पे इनका इलाज नहीं हो सकता, आप आरएमएल एडमिट करवाओ। तो फिर मेरे पापा उसी दिन वापसी आरएमएल हॉस्पिटल मेरे को रिटर्न लेके आए। तो स्टाफ चेंज हो चुका था, रात का 8:30 बज चुके थे। तो फिर मेरे को एडमिट करवाया, मेरे पापा ने ऐसे जान पहचान निकाली तो एडमिट हो गई थी मैं। तो आरएमएल में मैं 15 दिन एडमिट रही, मेरी इंडोस्कोपी वगैरह हुई। तो इंडोस्कोपी में पता लगा कि अंदर से फूड पाइप बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। तो उसके मतलब धीरे धीरे इतनी फूड पाइप इतनी सुकड़ गई थी ना कि जो अपना अंदर का एक घूंट जो पानी होता है ना वो अंदर तक नहीं जा सकता। जो अपने मुंह में राल होती है वो तक अंदर नहीं जा सकती, वो भी मैं उल्टी करके डस्टबिन में रखती थी। इतनी हालत खराब हो गई थी। अब क्या हाल है आपकी? अब क्या डैमेज जो हुआ है आपका, किस तरह की ट्रीटमेंट अभी भी चल रही है आपका? अभी कुछ पानी पी पा रही हैं, कुछ खा पा रही हैं? मेरी मतलब उस एसिड पिलाने के 1 महीने बाद मेरी एक सर्जरी हुई थी, जिससे कि मेरे पेट पे पाइप लगी थी। 2.5 साल तक मैंने लिक्विड लिया, सिर्फ लिक्विड पे थी। दवाई वगैरह जो कुछ थे सब लिक्विड से मेरे अंदर पाइप से जाते थे। उसके धीरे धीरे बाद जैसे जैसे मेरे डायलिसिस हुए तो मेरा थोड़ा थोड़ा मतलब रास्ता खुला और आरएमएल वालों ने जवाब दे दिया। तो फिर से मैं जीबी पंत रेफर हुई। उसके 2-3 साल बाद, अटैक के 3 साल बाद मैं जीबी पंत फिर गई। तो जीबी पंत में भी मेरा ऑपरेशन की वजह से गई थी। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने मेरा थोड़ा रास्ता खोला, तो थोड़ा सा उन्होंने बोला कि सॉफ्ट डाइट वगैरह ले सकते हो। सॉफ्ट डाइट में क्या खाते हैं? सॉफ्ट डाइट में दलिया, खिचड़ी, जूस वगैरह बस इतना ही होता है। बाकी मिर्च मसाला 2019 के बाद से वही खा रहे हो सर? वही खा रहे हैं। और जो डायलिसिस होते हैं वो हमारे लाइफ टाइम चलेंगे। मिर्च मसाला वगैरह बाहर का जंक फूड कुछ नहीं खा सकते हम लोग। सिर्फ हमारी यही ज़िंदगी रह गई है कि हॉस्पिटल जाना, कोर्ट जाना, ये इसके अलावा कुछ नहीं बचा है ज़िंदगी में अब। केस कैसे में क्या चल रहा है फिलहाल आपका? 2019 में आप पे अटैक हुआ था, क्या आपका हस्बैंड, सास वगैरह जो हैं वो जेल में हैं? जेल में गए कि नहीं गए, क्या हुआ? क्योंकि जब मेरे को एसिड पिलाया गया उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ही मेरे साथ थे, कोई और नहीं था। तो बस उसी का नाम केस में था। तो मेरे हस्बैंड 9 महीने जेल में गए थे, उसके बाद से वो बाहर है। और केस की तो आज तक ये कि 7 साल हो गए, आज तक मेरी गवाही कंप्लीट नहीं हुई है। कभी जज छुट्टी पे है तो कभी वकील वो चेंज करके आ रहा है, तो ऐसे ही चल रहा है। आज तक मेरा ट्रायल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि। शाहीन, अगर आप हमें ये बता सके, अभी एक नई पीआईएल फाइल हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस किया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप सारे ट्रायल्स का डेटा मांग लिया है, क्या किया जा रहा है सबका डेटा मांगा है। पर आप इस फील्ड में, इस चीज पर कई सालों से आप काम कर रहे हैं, क्या है रियलिटी, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं एसिड अटैक सर्वाइवर्स? और ये एसिड जा रही है, ये जो आप लोगों ने नया इशू उठाया है, उनको खासतौर से क्या प्रॉब्लम्स है? देखो, मैं एसिड अटैक सर्वाइवर्स के रिहैबिलिटेशन के लिए, उनको जस्टिस मिल सके, इन सब चीज़ों के लिए 2013 से काम कर रही हूँ। और मैंने देखा कि सर्वाइवर्स की इतनी बुरी कंडीशन है उनकी।
तो मैं एसिड अटैक सर्वाइवर्स की रिहैबिलिटेशन के लिए, उनको जस्टिस मिल सके उनके इलाज के लिए 2013 से काम कर रही हूँ। और मैंने ये देखा कि एसिड अटैक सर्वाइवर की ज़िंदगी बहुत ही बुरे तरीके से ख़राब कर दी जाती है और उनको सर्वाइविंग के लिए मतलब समझ लो कि सिर्फ भीख मांगने की ज़रूरत रह जाती है, ऐसी हालत होती है उनकी। 2013 में आया था कि एसिड सेल रेगुलेट होगी, पर सिर्फ ऑर्डर में है। हमने आरटीआई डाला, सब कुछ किया, कहीं रेगुलेट नहीं है। हमने एसिड बैन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया, जिसमें भी उन्होंने कहा कि ये सरकार देखेगी। पर अगर सरकार देख रही होती तो हम क्यों कोर्ट आते? हम मजबूरी है, हमारा लास्ट ऑप्शन है कोर्ट जाना, कि जब कहीं से हमें कोई सपोर्ट ना मिले। खैर, उसकी बात भी छोड़ते हैं। इलाज की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में परिवर्तन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था कि कोई भी एसिड अटैक सर्वाइवर किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट ले सकता है, फुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट। पर वो भी सिर्फ ऑर्डर है, उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई नोडल ऑफिसर नहीं है जो इसको मॉनिटर करे। हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लेकर सर्वाइवर्स को जाते हैं, वो हमें अंदर नहीं जाने देते। जहां उनको पता लगता है ये फ्री का केस है, तो वो मतलब सर्वाइवर को देखना तक भी मंजूर नहीं करते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ, एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने मेरी एंट्री बंद कर दी क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं फ्री पेशेंट लेकर आ रही हूँ। तो कोई ट्रीट नहीं करना चाहता एसिड अटैक सर्वाइवर को, तो वहाँ भी हमें प्रॉब्लम है। हमें सरकारी हॉस्पिटल के धक्के खाने पड़ते हैं, जहाँ पर एक एक ऑपरेशन की डेट मिलती है 6 महीना। एक एसिड अटैक सर्वाइवर को 30 से 40 ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है, तो उसके तो 20 साल इलाज में चले जाएंगे सरकारी हॉस्पिटल में। दूसरा, वहाँ पर आप दवाइयाँ बाहर से खरीदो, आपको एक अटेंडेंट चाहिए क्योंकि वहाँ का जो नर्सेज हैं वो कोई कुछ नहीं करती हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मैंने एक केस ऐसा था कि माँ पर अटैक हुआ था, रिसेंट केस है गाजियाबाद का, और उनके बच्चा उनकी टेक केयर कर रहा था सफदरजंग हॉस्पिटल में। मतलब अगर वो आईसीयू में एडमिट है, पर नर्सेज ने कहा कि इनको वॉशरूम ले जाना है, तुम लेके जाओ। मतलब वो माइनर है बच्चा, उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हुई वहाँ पर। और कई बार हम देखते हैं इन्फेक्शन हो जाते हैं वहाँ पर, सर्वाइवर्स की डेथ हो जाती है, तो हम अवॉइड करते हैं कि हमें सरकारी हॉस्पिटल ना जाना पड़े। तो पहले तो मैंने इलाज को लेकर दिक्कत बताई। कॉम्पनसेशन की बात करूँ मैं, तो जिसमें कहा गया है कि 3 महीने के अंदर 3 लाख कॉम्पनसेशन मिल जाना चाहिए। आज तक एक भी ऐसा केस बताओ जिसको टाइमली बिना रिप्रेजेंटेशन भेजे हुए किसी को कॉम्पनसेशन मिला हो। एक भी केस ऐसा नहीं होगा। किसी को 3 साल बाद मिल रहा है और किसी को 10 साल बाद मिल रहा है, किसी को तो 28 साल के बाद मिल रहा है कॉम्पनसेशन, जब हम रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं। और उनको थोड़ा अंदाजा हो गया है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं करेंगे तो कोर्ट चली जाएगी। तो मतलब ये तब हो रहा है। तो लीगल एड भी नहीं है, मतलब कोई कॉम्पनसेशन नहीं देता, और इलाज भी नहीं है उनका। एसिड अटैक आज भी हो रहे हैं, तो वो जाएं तो कहाँ जाएं? किसकी लाइबिलिटी बनती है ये? ऑफ कोर्स सरकार की बनती है, उनका फेलियर है कि आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम मेन स्ट्रीम में नहीं आते, लोगों के लिए हम ज़रूरी नहीं है, हम उनका वोट बैंक नहीं है, तो इसलिए हमारी तरफ कोई नहीं देखता। और ख़ासकर क्योंकि ये आम लड़कियों के साथ होता है। किसी खास के साथ हो रहा होता तो कब का लॉ बन जाता और कब का एसिड अटैक बंद हो जाता। एक ये जो नया इशू आपने उठाया है कि जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, एसिड अटैक की श्रेणी में जिन लड़कियों को एसिड पिला दी जाती है उनको भी इंक्लूड करना जरूरी है। क्या आपने आर्ग्यूमेंट रखी है, क्या कहा गया एग्जैक्टली इस पिटीशन में? तो इस पीआईएल को फाइल करने की वजह मैं बताती हूँ कि 2016-17 से मैंने नोटिस किया कि ऐसे भी केस आ रहे हैं जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस में हस्बैंड ने या मतलब उनके इन लॉज ने उनको ज़बरदस्ती एसिड पिला दिया गया। लेकिन देखते देखते केस बढ़ने लगे, ट्रेंड बन गया है, और उनकी कंडीशन इतनी ख़राब होती है उन सर्वाइवर की, उनका फूड पाइप डैमेज हो जाता है, आर्टिफिशियल फूड पाइप लगाया जाता है, वो खा नहीं सकती हैं, बार बार यहाँ बंद हो जाता है तो उसको खोलने के लिए उनकी सर्जरी होती है, वो चल नहीं सकती। आप सोचिए एक 28 साल की लड़की और उसका वज़न सिर्फ 20 किलो रह जाए तो वो क्या करेगी? हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं। तो और सबसे बड़ी बात है, इनके लिए हम इन्हांसमेंट फॉर कॉम्पनसेशन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें है कि आपकी कितनी डिसेबिलिटी है, क्या है, और इनका तो कोई मेजर ही नहीं करता क्योंकि इंटरनल ऑर्गन खराब हुए हैं। दूसरी चीज़ आती है कि इनको कोई पेंशन नहीं मिलती डिसेबिलिटी की। तो हमारा कहना ये था कि जब 326A में कहा गया है कि एसिड अटैक, एसिड फेंकना और एसिड पिलाना दोनों क्राइम है, तो फिर इसको डिसेबिलिटी कैटेगरी में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया?
तो उन सारे सर्वाइवर्स का दर्द देखकर फिर हमने सुप्रीम कोर्ट तक उनकी आवाज़ पहुंचाई और फॉर्चुनेटली इसमें नोटिस इशू हो सका। सिंस यू सेड कि रूल्स हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, थोड़ा क्या कर रही है सरकार एग्जैक्टली जो कंपनसेशन के रूल्स, क्योंकि नालसा का भी सर्कुलर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्कुलर है कंपनसेशन को लेके, पर आप कह रही हैं कि कंपनसेशन नहीं मिल रहा, क्या हो रहा है, क्या करना पड़ रहा है? हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है, ठीक है। उससे पहले हम रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं, उस रिप्रेजेंटेशन पे अगर एक्शन हुआ तो 3 लाख मिल जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं है। और मेडिकल ट्रीटमेंट? मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, मेडिकल ट्रीटमेंट कोई नहीं देता। इवन रिम्बर्समेंट का भी ऑप्शन नहीं है कि सरकार को हम बिल भेज सके और हमें रिम्बर्स हो सके वो पैसा, वो भी नहीं है। यहाँ तक कि इतना है कि हम हॉस्पिटल जाते हैं और वो हमें बाहर भेज देते हैं, हम उसके लिए कोर्ट जाते हैं और कोर्ट उन पर कोई पेनल्टी नहीं लगाता। अब आप सोचिए कि कितने ऐसे सर्वाइवर होंगे जो हम तक आ पाते हैं और जो कोर्ट जा पाते हैं। अगर 100 एसिड अटैक के केस हैं तो 2 ही हम तक आते होंगे और 2 हम कोर्ट ले जाते हैं। तो मतलब इसमें हॉस्पिटल देख रहा है कि ठीक है जाएंगे तो 2 ही लोग जाएंगे ना, 100 से तो हम बच जाएंगे। तो ये चल रहा है वहाँ पर। कॉम्पनसेशन इन्हांसमेंट किसी को नहीं मिलता है, हमें रेट पिटीशन फाइल करनी पड़ती है, जबकि नालसा की पॉलिसी है पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। तो ये दिक्कत है, और वो सिर्फ यहाँ नहीं है, सारी स्टेट की बात कर रही हूँ मैं। एक इशू कल की हियरिंग में ये भी निकला है कि ट्रायल में बहुत डिले हो रहा है। आपका अपना जो ट्रायल है वो 2009 से 2013 में दिल्ली शिफ्ट हो गया। हाँ, हाँ। 2009 में आपके ऊपर अटैक हुआ, 2013 में ट्रायल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे दिल्ली हरियाणा से दिल्ली शिफ्ट हुआ और अभी तक चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। इस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने टिप्पणी करी है कि ये कैसे हो सकता है। क्या सभी ट्रायल्स में यही प्रॉब्लम हो रही है? सभी ट्रायल्स में ये प्रॉब्लम हो रही है, और उससे भी बुरी बात ये है क्योंकि ट्रायल्स में ये प्रॉब्लम हो रही है और विक्टिम इतने साल तक ना उसे कोई असिस्टेंट मिल रही है, मतलब असिस्टेंस मिल रहा है कोर्ट की तरफ से, कोई ठीक सा लॉयर उसको मिल जाए, वो अपना केस परस्यू कर सके। मेरे पास ऐसे केसेस हैं जिनके साथ 10 साल पहले अटैक होने, पता ही नहीं उनके केस में क्या हुआ, ठीक है। ऐसे भी केसेस हैं क्योंकि इतने इतने साल लगते हैं, सब डरते हैं कि मैं जाऊंगी तो 10 साल बाद फैसला आएगा, ठीक है, फिर 2-3 लाख रुपए ले दे के सेटलमेंट कर लेते हैं। क्या करे वो लड़की, क्योंकि मैटरनल होम रखने को तैयार नहीं है और यहाँ पर इन लॉज में तो ये हादसा हुआ है, वो कहाँ जाएगी बेचारी। उसको लगता है चलो 2-3 लाख मिल रहे हैं। तो मेरे पास खुद ऐसे केसेस हैं जिनमें सेटलमेंट किए लड़की ने, क्योंकि वो पूछते हैं आपका केस कितने साल चला, मैं क्या जवाब दूं, क्या मैं उन्हें कोई गारंटी दे सकती हूँ कि अगले 5 साल में तुम्हारा केस खत्म हो जाएगा, क्योंकि नहीं होगा। मतलब 5 साल हमें जल्दी लगता है अब। तो ये चीज़ें भी सामने आती हैं, सर्वाइवर्स को पता ही नहीं है, कोई अच्छे लॉयर्स नहीं मिल रहे हैं उनको। इवन यहाँ तक भी होता है कई केसेस में, हमने बंगाल वगैरह की भी हम बात करें तो वहाँ पर तो वो रहता है वकील का कि सेटलमेंट कर लो केस में, लीगल एड के वकील नहीं मिल रहे हैं। लीगल एड के वकील नहीं मिल रहे हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो भी इंसिस्ट करते हैं आप सेटलमेंट कर लो। और अगर उनके खिलाफ हम हाई कोर्ट चले जाएं तो वहां पर सारे जो लॉयर हैं पब्लिक बाइकआउट कर देते हैं। ऐसा भी सामने आ रहा है हमारे केसेस में। तो मतलब ये जो कल चीफ जस्टिस ने कहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सारे केसेस का डेटा मांगा है। पता लगे ना, आधा डेटा तो हम भी देंगे, हम भी इस पे पीआई फाइल करेंगे कि देखो ये केस 15 साल से पेंडिंग है आज तक। अब ये जो सर्वाइवर्स हैं जिनसे आपने बात करी, जिनको एसिड पिला दिया गया, रश्मि है, उसका केस 2017-18 में हुआ था, आज तक सिर्फ उसी के एविडेंस तक पहुंचे हैं 7 साल में। अभी तो कितने एविडेंस होंगे, तो कितने साल और चलाओगे आप उस केस को। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सो ये ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं होगी? नहीं थोड़ा लंबा हो गया, गड़बड़ हो गई। डिजिटल है, कौन सा है इसमें, क्या चले नीचे। एसिड अटैक एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ उस लड़की की ज़िंदगी ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की ज़िंदगी से खेल जाता है। साथ ही साथ बड़ा सवाल ये है कि क्या कानून, सरकार और सोसाइटी कुछ कर रहे हैं या नहीं इन लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि एसिड बेचना
मना है, बैन है, अमल नहीं होता। ट्रायल स्पीड अप करने के आदेश हैं, होते नहीं। मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए नालसा और सरकार ने कानून बनाया है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती नहीं और कॉम्पनसेशन तो कई कई साल बाद मिलता है। और तब तक ये लड़कियां जिनके पति ने या किसी परिवार वाले ने उनको एसिड या तो फेंकी है या एसिड पिला दी है ज़बरदस्ती, वो उस एसिड की आग में झुलसती रहती हैं। बड़ा सवाल सीधे तौर पर यही है कि क्या कानून, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या सरकार, क्या सोसाइटी इन लड़कियों को न्याय कभी दिलाएगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार दोबारा इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है, आंकड़े मांगे हैं सारी स्टेट गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से, लेकिन क्या इन आंकड़ों से कोई न्याय निकल कर आएगा या नहीं, ये देखना लाजमी रहेगा। नई दिल्ली से कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ अनीशा माथुर, आज तक।